अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर पाकिस्तान अफेयर्स पेपर। ठीक है, और आए दिन आप ये सुन रहे होते हो कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उन सब चीज़ों को हम समझें, रिकॉर्ड करें। ठीक है, सो आज हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को, ठीक है, मेजर इश्यूज़ क्या हैं वो, और फिर उसके बाद हम रिकमेंडेशंस देंगे। अब ज़ाहिर है जो इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं सबको एक वीडियो में तो इंसान कवर नहीं कर सकता, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने उनको डिस्कस किया है यहाँ पर, और आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, आपको इंशाल्लाह वो सारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो समझ आ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इशू जो हमारी इकोनॉमी इस टाइम पे फेस कर रही है, या फिर जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, वो है करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये क्या है, जो हमारा करंट अकाउंट है वो खसारे में जा रहा है। करंट अकाउंट क्या होता है, देखो कोई भी कंट्री होता है ना, ऐसे समझ लो कि एक फैमिली है ये, ठीक है, इस फैमिली को जो संभाल रहा है वो एक बंदा है, चला रहा है। ठीक है, अब ये कहीं पे जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उस जॉब कर रहा है, तो जब जॉब ये करता है तो जॉब वाले इसको जो हैं वो उसको पे करते हैं, किसी अकाउंट में पैसे भेजते हैं। ठीक है, तो इस फैमिली के लिए ये एक मेन अकाउंट हो गया जहाँ से पैसे आ रहे हैं। सही है, तो लाइक वाइज जो करंट अकाउंट होता है ये भी एक बेसिकली मेन अकाउंट होता है किसी भी कंट्री का। ये पूरी एक कंट्री है, ठीक है, इसको चलाने के लिए ना गवर्नमेंट का एक मेन अकाउंट होता है, उसको आप कहते हो करंट अकाउंट। ठीक है, उसमें क्या होता है, उस मेन अकाउंट में लेट्स सपोज ये पूरा एक अकाउंट है, इसमें पैसे पड़े होते हैं, इसमें करेंसी होती है। हमारे यहाँ पर वो कौन सी करेंसी है, वो है डॉलर्स। हमारे मेन अकाउंट में कौन सी करेंसी पड़ी है, डॉलर्स। और ये जितने भी करेंसी पड़ी होते हैं इसको आप कहते हो रिजर्व्स। क्या कहते हो आप, रिजर्व्स। ठीक है, फॉरेन रिजर्व्स बोलते हो इसको। यहाँ तक समझ आ गई आपकी बात कि मेन अकाउंट होता है उसको बोलते हो करंट अकाउंट, उसमें करेंसी पड़ी होती है उसको बोलते हो आप फॉरेन रिजर्व्स। ठीक है, नाउ अब होता क्या है कि ये जो करेंसी है ये करंट अकाउंट में कहाँ से आई, तो इसके लिए बेसिकली 2-3 सोर्सेज हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होती हैं बेटा, देखो जैसे कोई बंदा है पाकिस्तानी, वो इस टाइम पे यूरोप रह रहा है या किसी भी बाहर के मुल्क रह रहा है, वहाँ से वो पैसे भेजता है पाकिस्तान में वाया बैंकिंग चैनल्स, तो वो क्या होता है, वो अपने पैसे बैंक में भेजता है, बैंक उसके वही पैसे जो उसको डॉलर्स में वो भेज रहा है उसके अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट में उसको कन्वर्ट करके उतने रुपीज़ उसकी फैमिली को दे देता है। ठीक है, यानी कि ये बंदा है, इसने यहाँ से डॉलर्स भेजे थ्रू बैंक, बैंक ने क्या किया, करंट अकाउंट में ये डॉलर्स रख लिए और इसके एवज एक्सचेंज रेट के मुताबिक जितने पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं वो उसकी फैमिली को दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे करंट अकाउंट में हमारी रेमिटेंसेस आती हैं। ठीक है, अब ये रेमिटेंसेस हमारे पास यूएसए से आ रही हैं, ठीक है, यूके से आ रही हैं, यूरोपियन यूनियन से आ रही हैं, और कैसे मिडिल ईस्ट पूरा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से ये रेमिटेंसेस आती हैं, तो इससे आपके पास करंट अकाउंट में फॉरेन रिजर्व्स आते हैं, डॉलर्स आते हैं। सेकेंडली आपके पास होता है, इस इंपोर्ट बिल्स को हटा दो, यहाँ पे लिख दो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जैसे कंट्री है ना कोई भी, अब कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हर कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है, वर्ल्ड के साथ ट्रेड करता है। तो लाइक वाइज पाकिस्तान भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इट नीड थिंग्स, गुड्स, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पाकिस्तान भी ट्रेड करता है। अब जो बाहर के मुल्क से पाकिस्तान कुछ चीज़ें खरीद रहा है तो उसको कहते हो, उन गुड्स को कहते हो इम्पोर्ट्स। ये इम्पोर्ट पाकिस्तान ने की है, ये पाकिस्तान की इम्पोर्ट है। ठीक है, पाकिस्तान ने ख़रीदी है ये किसी भी मुल्क से। जब आप ख़रीदोगे तो आप उनको पैसे दोगे, उनको पे करोगे डॉलर में। ठीक है, पाकिस्तानी रुपया नहीं चलता, इंटरनेशनल करेंसी आपकी है डॉलर्स, तो पाकिस्तान पे करता है डॉलर्स को। तो वो जो डॉलर्स वो कहाँ से पे करता है, वो करता है करंट अकाउंट से, जो करंट अकाउंट में करेंसी पड़ी है वहाँ से डॉलर्स पे करता है। ठीक है, फिर होती है एक चीज़ होती है उसको आप कहते हो एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं, बेसिकली ये वो चीज़ें हैं, वो सर्विसेज हैं, वो गुड्स हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान दुनिया को बेचता है, वर्ल्ड को बेचता है, डिफरेंट कंट्रीज़ को बेचता है। ठीक है, उसको आप कहते हो एक्सपोर्ट्स। अब उसके एवज भी वो पाकिस्तान को पाकिस्तानी रुपये तो नहीं देंगे, पाकिस्तान को डॉलर्स देंगे। ठीक है, तो वो डॉलर्स कहाँ आते हैं, वो भी आपके करंट अकाउंट में आते हैं। तो करंट अकाउंट से बेसिकली आपके पास एक्सपोर्ट्स के थ्रू डॉलर्स आ रहे होते हैं और इंपोर्ट्स के थ्रू डॉलर जा रहे होते हैं, साथ साथ रेमिटेंसेस के थ्रू भी डॉलर्स आ रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने डिफरेंट लोन्स लिए हुए हैं IMF से और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे, तो उनको लोन वापस भी करना है, तो यहाँ से लोन भी जा रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ योर करंट अकाउंट। अब मसला क्या है हमारे पास, हमारी इकॉनमी को, कि जो हमारा करंट अकाउंट है ये खसारे में चल रहा है, ये डेफिसिट में चल रहा है। ठीक है, हमारे पास करंट अकाउंट में डॉलर्स जो हैं वो निकलते रहते हैं, लिक्विडेट होते रहते हैं, स्क्वीज़ किया जा रहा है इसको। अब वो क्या क्या चीज़ें स्क्वीज़ कर रही हैं हमारे
डॉलर रिजर्व्स को, हम उसको डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़, देखो ये रिज़र्व कम क्यों हो रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी ट्रेड की। हमारी जो तिजारत कर रहे हैं हम, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बड़ी वजह है। वो कैसे कि देखो हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ें और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो आप चीज़ें दुनिया से ख़रीद रहे हो वो बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सपोज वो $20 की हैं, $20 की या $20 बिलियन की, और जब चीज़ें दुनिया को सेल कर रहे हो वो लेट्स सपोज वो हैं $10 बिलियन की, ठीक है। अब ये $10 बिलियन तो आपके करंट अकाउंट में आ गए, लेकिन जब आपने चीज़ें ख़रीदी दुनिया से तो वो $20 बिलियन की थी। तो क्या हुआ, आपके पास करंट अकाउंट से पैसे डॉलर्स ज़्यादा निकल गए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हैं। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। इसलिए हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता रहता है, और हम ये 2008 से बार बार यानी कि कॉन्स्टेंटली ये इशू फेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंट टाइम्स की बात करें तो तकरीबन $13 बिलियन मार्च तक हमारे पास रिजर्व्स रह गए थे, जो आई थिंक अभी रिसेंट जो आजकल की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आई थिंक $11 बिलियन हैं, ठीक है। तो ये रिजर्व्स बहुत कम हैं। नाउ अब हम इंपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट्स लेस क्यों कर रहे हैं, हम चीज़ें ज़्यादा क्यों मंगवा रहे हैं। देखो जैसे सीपैक वगैरह है, इसके थ्रू क्या हुआ, हमारे पास मशीनरी नहीं थी, तो अब जब सीपैक बनेगा, यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, रोड्स बनेंगे, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो ऑफकोर्स हम बाहर से फिर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पॉइंट नंबर 2, एक्सपोर्ट्स आर लेस। एक्सपोर्ट्स जो चीज़ें आप बेच रहे हो वो कम है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है एक कि ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स, ये देख लेना, आई थिंक हम 107th नंबर पर हैं दुनिया में, कि जो हमारी क्वालिटी है ना गुड्स की वो इतनी अच्छी नहीं है, वो कम्पीट नहीं कर पाती बाकी गुड्स के साथ। फॉर एग्जांपल देखो, पहली बात तो ये है कि हमारी जो चीज़ें हैं ना वो कोई यूनिक नहीं है दुनिया में। हम क्या बेच रहे होते हैं, ठीक है, हम क्या चीज़ें सेल करें, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, ये टॉवल्स वगैरह, ये चीज़ें हम बेच रहे हैं, या जीन्स। अब ये सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान तो नहीं बना रहा, बांग्लादेश ही बना रहा है, और भी बहुत से मुल्क बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर चीज़ आती है कि आपकी क्वालिटी कैसे है, क्वालिटी कैसी है, आपकी प्राइसिंग कैसी है, ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इसमें। अब हम हमारी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो compete नहीं कर पाती, ठीक है। ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स का मतलब ये है कि हम बहुत पीछे हैं, compete नहीं कर पाते अपने राइवल्स से। उसकी वजह क्या है, हमारी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, एक तो, ठीक है। सेकेंडली मतलब कम्पीट ना, अब देखो इसकी वजह क्या है, हमारी प्राइसेस हाई क्यों है, कि देखो अब टेक्सटाइल है ना, कपड़ा बनाने, लेट्स सपोज कपड़ा बनाना है, अब वो डायरेक्ट तो नहीं, ज़मीन से तो नहीं बन के कपड़ा आता, उसके लिए आपको मशीन चाहिए होती हैं, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये जो मशीन जिसके थ्रू कपड़ा बनेगा, ये भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब एक मशीन बाहर से हम इंपोर्ट करेंगे, उस पर पैसे लगाएंगे, वो मशीन को खरीदेंगे, तो ऑफकोर्स जब कपड़ा बनाएंगे इससे, तो हम उसमें वो मशीन की भी कॉस्ट डालेंगे, क्योंकि हमने वो कॉस्ट तो निकालनी है ना। तो इससे क्या होता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी जो हम compete नहीं कर पाते, हमारी प्रोडक्ट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। क्वालिटी समझो में हमारी, शायद बांग्लादेश की क्वालिटी फैब्रिक्स की सेम हो, टेक्सटाइल की क्वालिटी सेम हो, लेकिन प्राइस का फ़र्क आ जाता है। शायद वो $0.7 में चीज़ बेच रहे हो, हम वो $0.8 में बेच रहे हो, गॉड नोस, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि हम compete नहीं कर पाते। सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारी प्रोडक्ट कोई, मैंने आपको बताया प्रोडक्ट्स हमारी कोई यूनिक नहीं है, ठीक है। जैसे कोई सैमसंग है, या ब्रांड हो गया, या फिर आपके पास आईफोन एक ब्रांड है, वो चीज़ें यूनिक हैं, हमारी कोई प्रोडक्ट्स यूनिक नहीं है, हम ये चीज़ें बेच रहे हैं इसलिए। नंबर 3, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, हम कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना के बेचते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो चीज़ें हम बेच रहे हैं वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, कॉपर जो है, जो सेंडक से निकल रहे हैं कॉपर, ठीक है, जो चाइना निकाल रहा है, अब वो कॉपर रॉ की फॉर्म में निकाल लेता है, रॉ मटेरियल निकाल लेता है, फिर वो क्या करता है, चाइना वहाँ पर कॉपर से फिनिश्ड गुड्स बनाता है, फाइनल गुड्स बनाता है, उनको बेचता है। तो ऑफकोर्स फिर उसको वो ज़्यादा रेट पे बेचता है, उसको ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है उसका, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स कि हमारी एक्सपोर्ट्स इस वजह से लेस हैं। क्या हमें क्या करना चाहिए, हमें करना तो बेसिकली ये चाहिए कि हम जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल निकल रहा है उसको हम खुद यहाँ पर उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं कि उनकी वजह से हमारे पास रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करें हम फाइनल प्रोडक्ट्स में, और फिर वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है, हम उसको सेल करें, ठीक है। लेकिन हम वो अभी नहीं कर पा रहे हैं।
इसको हम आगे डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है। दूसरा रेमिटेंसेस की बात है, देखो रेमिटेंसेस हमारे पास बढ़ रही हैं। अभी लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर था 2021, उसमें तकरीबन जो हमारे बायर मुकीम पाकिस्तानी, उन्होंने तकरीबन $29.1 बिलियन हमें भेजे थे, ठीक है। पूरे साल में तकरीबन $29 बिलियन हमारे करंट अकाउंट में जो बायर के पाकिस्तानी उन्होंने भेजे थे, ठीक है। अब मसला क्या है, देखो इंडिया के भी जो हैं ओवरसीज इंडियंस भी रहते हैं, लास्ट ईयर उन्होंने तकरीबन $87 बिलियन भेजे इंडिया को। तो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि पोटेंशियल हमारे पास भी बहुत ज़्यादा है। इस साल जो हमने टारगेट सेट किया इट इज़ अराउंड $3 बिलियन, ठीक है। रेमिटेंसेस 32 बिलियन अराउंड $32 बिलियन रेमिटेंस का हमने टारगेट सेट किया है। तो पोटेंशियल है हमारे पास। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता यह है कि हम बैंकिंग चैनल्स इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। क्या होता है कि अब देखो वहाँ से किसी बंदे ने ना, कोई बंदा है ये लेट्स सपोज यूएस में है, ये डॉलर्स भेजना चाह रहा है पाकिस्तान में, अपनी फैमिली को पैसे भेजना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू जब भेजेगा ना, तो क्या होगा, वो डॉलर्स भेजेगा, यहाँ पर आके हमारे करंट अकाउंट में डॉलर्स आ जाएंगे, वो सही है। अब इस एक्सचेंज रेट पे जो डॉलर्स बन रहे, जो पैसे बन रहे होंगे, वो हमारे पास उस फैमिली को मिल जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ कट होता है गवर्नमेंट का। तो लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार हम गवर्नमेंट को उनका कट ना दें, उनका शेयर ना दें। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये मेरी फैमिली का मेंबर है और ये मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कोई दोस्त है और ये इसकी फैमिली है, ठीक है। अब मैंने इसको लेट्स सपोज $5,000 दे दिए। मैं कहता हूँ यार तो मैं $5,000 दे रहा हूँ, जो इसके इक्वल पैसे बनते हैं ना, तुम अपनी फैमिली को बोलो कि वो इसको दे दें, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपके पास बैंकिंग चैनल तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं और आपके पास डायरेक्ट पैसे भी चले गए। तो इस तरह से बहुत से लोग जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा निकाल देते हैं दरमियान में से। तो इट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हमारा पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन हमें उतनी रेमिटेंसेस हमारे पास आती नहीं है, ठीक है। एंड बाय द वे ये जो $29 बिलियन हमारे पास आए थे, ये भी हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड था। इतनी रेमिटेंसेस हमारे पास कभी आई नहीं है, ठीक है। दूसरा हवाला एंड हुंडी के बारे में है कि इसके थ्रू भी आप बैंकिंग चैनल्स को बाईपास करते हो, ठीक है, उसके थ्रू पैसे पहुंचवा देते हो। सो इसलिए जो है ना हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब हमने क्या किया, देखो हमारे पास ट्रेड डेफिसिट, चलो ट्रेड डेफिसिट की बात बाद में करते हैं। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, हमारे पास रेमिटेंसेस भी उतनी नहीं आ रही। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो बढ़ता गया। अब जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम लोन लेंगे। देखो ना, ये वही बात है कि फॉर एग्जांपल एक कोई बंदा है, वो फैमिली चला रहा है अपनी, ठीक है, उसका पर मंथ खर्चा है $50,000, उसकी सैलरी है, उस पर मंथ खर्चा है उसका जो बनता है वो 50,000 का बनता है, तो उसकी सैलरी है वो 30,000 है। तो वो क्या करेगा, वो लोन लेगा किसी बंदे से उसने 20,000 लोन ले लिया, ठीक है। अब उस महीने तो उसका खर्चा चल जाएगा, अगले महीने क्या होगा, अब ये 30,000 उसको अगले महीने फिर मिलेंगे। अब 30,000 में से ये बंदा 10,000 अपने पास रखेगा, 20,000 दे देगा उससे जिससे पैसे लिए हैं उसने, ठीक है। तो ये हिसाब होता है, पाकिस्तान का भी यही हिसाब है। पाकिस्तान भी कर्जा एक से लेता है, दूसरे को दे रहा है। हम इस तरह चक्कर में फंस गए हैं। अब जब इसने 20,000 इसको दे दिए तो उसके पास रह गए 10,000। अब ये फिर 20,000 किसी से लेगा, किसी और से लेगा, अपने खर्चे पूरे करेगा, साथ अगले महीने किसी और से लेके इनको पैसे लौटाएगा। सो ये एक सर्कल चलता है, साइकिल चलता है पूरा का पूरा, और हम इसी में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान भी, ठीक है। हम उसको डिस्कस करते हैं आगे। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट जनरेट कर रही है, बना रही है, डेफिसिट बढ़ा रही है रेदर, वो है डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग बोलते हैं जो अपने कर्जा लिया हुआ है ना डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, जैसे IMF हो गया और बाकी इदारे, उनको जब वापस करते हो ना आप कर्जे को, उसको बोलते हो डेट सर्विस करना, डेट सर्विसिंग, ठीक है। अब इससे पहले एक चीज़ समझ लो, 2008 तक हमारे पास जो टोटल हम पे डेट थी ना, टोटल कर्जा था, वो तकरीबन था 6,000 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है। अब रिसेंट टाइम्स की बात करूँ, रिसेंट टाइम्स की, तो अब ये टू बी एग्जैक्ट ये है 53.5 ट्रिलियन रुपीस, या फिर 500 बिलियन रुपीस, ठीक है। तो कहाँ 6,000, कहाँ 53,000। तो हमारा कर्जा हम पे इतना चढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, हम पे कर्जा हो गया है, ठीक है। अब इसमें इस कर्जे में दो चीज़ें हैं, एक आपके पास होता है इंडिजिनस कर्जा, ठीक है, इंडिजिनस लोन्स होते हैं, वो जो आप
अपने मुल्क में लोन लेते हो डिफरेंट बैंक्स से, ठीक है। और दूसरा आपके पास होता है फॉरेन डेट, जो अपने फॉरेन कंट्रीज से ली हुई है। तो इस टाइम पे जो हम पे फॉरेन डेट है दैट इज अराउंड 127 to 129 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो इतना अब है हम पर कर्जा। अब जब क्या होता है, जब भी कोई नया साल आता है ना, तो हुकूमत जब एक बजट देती है अपना, तो सबसे पहले वो अपना 40% तकरीबन बजट का जो है ना वो एलोकेट करती है किसको, डेट सर्विसिंग को। तो जब हमारा बजट स्टार्ट होता है तो हम ऑलरेडी खसारे में समझो चल रहे होते हैं कि हम ऑलरेडी पैसे पहले मतलब हमने ऑलरेडी पैसे रख दिए होते हैं कि हम ये जो है हम कर्जे में उतारेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं आपको तो लास्ट जो 3 फिस्कल ईयर्स थे, मतलब 18 से 19 तक, एक 19 से 20 तक और दूसरा 20 से 21 तक, इन 3 फिस्कल ईयर्स में जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उन्होंने तकरीबन 29 बिलियन डॉलर्स का लोन रीपे किया है। जब इतना लोन आप रीपे करोगे तो ऑफ कोर्स आपके पास फिर एक डेफिसिट तो जनरेट होगा ना, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई कि हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू चल रहा है। आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। नाउ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपके उसको आप कहते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू। मतलब ये वही सिंपल से वही है जो हम पढ़ चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि पेमेंट्स जितने आप कर रहे हो इंपोर्ट्स के लिए, जितनी पेमेंट्स आपको आ रही हैं एक्सपोर्ट्स के बरक्स, उसमें बैलेंस कितना है, ठीक है। तो हम देखें तो हमारा बैलेंस तो नहीं है, रेदर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, ठीक है। तो इसकी वजूहत बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की वही सेम ही है कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डेट सर्विसिंग वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे वजूहत हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। अब फॉरेन रिजर्व्स क्या थे, ये वही थे कि करंट अकाउंट में जो हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं उसको कहते हो आप फॉरेन रिजर्व्स। अब इसमें डिप्लीशन हो रही है, ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। डिप्लीशन का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। तो ये कमी हो रही है, अभी क्यों हो रहा है, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स से, इस वजह से रेमिटेंसेस ऑल्दो हमें और चाहिए, और आने चाहिए, हमारे पास पोटेंशियल हमारा ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। फिर डेट सर्विसिंग कर रहे हैं इसलिए, सो ये वजह है। तो हमारे पास अभी के लिए तकरीबन कोई 11 बिलियन डॉलर्स के आसपास रेमिटेंस फॉरेन रिजर्व्स पड़े हैं करंट अकाउंट में, ठीक है। सो ये आपके पास 3-4 इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो हमारे पास होता है वो होता है बजट डेफिसिट का। उसको हम बजट डेफिसिट भी बोलते हैं और फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। अब बेसिकली होता क्या है यार, देखो समझना इस चीज़ को गौर से कि जब भी कोई हमारा जो पहले समझो कि बजट ईयर होता क्या है, जो पाकिस्तान का बजट ईयर है ना वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और अगले साल के 30 जून तक चलता है। जैसे अगर हम इस बजट की बात करें तो ये 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1 जुलाई 2021 और अब ये चलेगा 30 जून 2022 तक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हुकूमत वक्त होती है इस साल में वो 1 जुलाई से को ना अपना बजट देती है, एनुअल बजट देती है। वो बताती है उस बजट में कि यार हम जो है ना टोटल हमारा बजट, हमारा टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा, जो टोटल हम खर्चा करेंगे इस पूरे साल में, वो लेट्स सपोज 8 ट्रिलियन रुपीज़ होगा, ठीक है। हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे 7 ट्रिलियन रुपीज़ वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर हम इतना जो है डिफेंस को देंगे अपना, इतना हम डेट सर्विसिंग में मतलब वहाँ पे दे देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली वो पूरा एक प्लान देती है अपना, उसको आप कहते हो, वो हमारा होता है बजट ईयर, उसको आप बोलते हो बजट। वो पूरे साल का बजट देती है, ठीक है। और ये बजट ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और चलता है 30 जून तक, ठीक है। अब मसला क्या आ रहा है इसमें, बजट डेफिसिट क्या होता है। अब देखो जब हुकूमत बजट दे रही है ना तो उसने बता दिया भाई कि हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे 8 ट्रिलियन रुपीज़ लेट्स सपोज, और हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे फॉर एग्जांपल 7 ट्रिलियन। रेवेन्यू जनरेट का मतलब है जो टैक्सेस से आप जनरेट कर रहे होते हो पैसा, ठीक है। अब उसने ये बता दिया कि हमारे एक्सपेंडिचर्स इतने हैं, रेवेन्यूज़ कलेक्ट करेंगे हम इतने हैं। जब आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं आपके रेवेन्यूज़ से, जब आपके एक्सपेंडिचर्स जो हुकूमत में पैसे लगाने हैं आपके हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, डिफेंस स्पेंडिंग में, सो ऑन सो, जब वो बढ़ जाएंगे आपके रेवेन्यू से ना, रेवेन्यू जो जनरेट करोगे आप उससे, तो आपके पास डेफिसिट पैदा होगा। उसको आप कहते हो बजट डेफिसिट या फिर फिस्कल डेफिसिट। समझ आ गई इस बात की कि जब आपके पास जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बढ़ जाएंगे आपके रेवेन्यू से, ठीक है, जो खर्चे आपने करने हैं पूरे साल में वो बढ़ जाएंगे
जो आपने रेवेन्यू जनरेट करना है पूरे साल का उससे, तो आप उसको कहते हो कि हम जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट है, ये हमारा बजट डेफिसिट है। सेम करंट अकाउंट डेफिसिट की तरह इसका इशू भी हमारे पास शुरू से चलता आ रहा है और हम इसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। इस साल बताया गया है कि तकरीबन हमें 4.3 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट डेफिसिट होगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स तकरीबन 4,300 बिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ का हमें खसारा होगा। अब ये बजट डेफिसिट हमें क्यों हो रहा है? उसकी एक वजह कि हम डेट सर्विसिंग कर रहे हैं। अब लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट फिस्कल ईयर में हमने कहा कि भाई 7.4 ट्रिलियन रुपीज़ हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे, ठीक है, लेकिन हमने साथ साथ एलोकेट कर दिया 3.4 ट्रिलियन रुपीज़ किसके लिए? डेट सर्विसिंग के लिए। तो ऑलरेडी अब देखो आपका ऑलमोस्ट 30 to 40% जो रेवेन्यू है वो चला गया डेट सर्विसिंग में। तो अब पैसे फिर कहाँ से लाओगे? ऑफ कोर्स फिर डेफिसिट क्रिएट होना है। ये बात समझ आई? सेकेंडली रेमिटेंसेस। थर्ड क्या है? स्टेट और इंटरप्राइजेस। ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे डेफिसिट की। फोर्थ, टैक्सेशन सिस्टम में हमारे बहुत फ्लॉज हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ा मसला है। फिर हमारी इंडस्ट्रीज़, इसको आप लिख लो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये सारी रीजंस हैं बजट डेफिसिट की कि पाकिस्तान में बजट डेफिसिट क्यों है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन आगे। देखो पहले बात करते हैं स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस की। इसको आप कहते हो SOEs। स्टेट ओन इंटरप्राइजेस का मतलब बताइए वो कंपनीज हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्टेट ओन करती है, जिनके ज़िम्मे हैं, जो स्टेट के ज़िम्मे हैं। फॉर एग्जांपल PIA, ठीक है, स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवे वगैरह वगैरह। इस तरह तकरीबन 30 के अराउंड हैं ये इंटरप्राइजेस जो स्टेट ओन हैं। अब मसला क्या है? मसला यह है कि ये सारी ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट ओन इंटरप्राइजेस जो हैं ये सारी खसारे में चल रही हैं, ठीक है। PIA लास्ट ईयर तकरीबन इसको 50 बिलियन रुपीज़ का खसारा था PIA को, ठीक है। जो आपकी रेलवे है उसको आई थिंक अराउंड 46 बिलियन रुपीज़ का खसारा था। अभी सारे खसारे हैं। अब ये है भी हुकूमत का इदारा, अब हुकूमत को इसको चलाना है, ख़त्म तो नहीं कर सकता स्टेट इन इंटरप्राइजेस को, ठीक है, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग इनके साथ मुंसलिक हैं, वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनकी पेंशन्स हैं और हज़ारों लोग सफ़र करते हैं, ठीक है। मतलब सफ़र से मतलब है PIA में लोग सफ़र कर रहे हैं, रेलवे का इस्तेमाल करके लोग इधर से उधर जाते हैं। तो अभी इन लॉस इनको कौन पूरा करेगा? ये हुकूमत पूरा करेगी। हुकूमत फिर क्या करती है? हुकूमत इनको ग्रांट्स देती है। अब लास्ट ईयर ECC ने तकरीबन 46 बिलियन डॉलर दिए आपके PIA को, सॉरी 46 बिलियन रुपीज़, नॉट डॉलर्स, 46 बिलियन रुपीज़ दिए PIA को। इस तरह रेलवे को दिए पैसे, ठीक है, और भी अदर स्टेट ओन इंटरप्राइजेस को। जब इनको पैसे देते हैं वो, तो क्या होगा? इससे खर्चा आएगा हुकूमत पे, ठीक है, पे खर्चा आएगा तो डेफिसिट क्रिएट होगा, आपका बजट डेफिसिट या फिर फिस्कल डेफिसिट बनेगा। सो इट इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजंस हमारे डेफिसिट की, ठीक हो गया। इसमें अब इसका हल ये है कि हम इसको प्राइवेटाइज़ कर दें, रेलवे को, PIA को, सबको। लेकिन हल हो मतलब सोल्यूशन इसका प्राइवेटाइजेशन भी है, लेकिन उसमें भी एक आध मसला है, उसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए वो है टैक्सेशन का। यार हमारी जो टैक्स टू GDP रेशो है ये सिर्फ 11% है। हमारे यहाँ पे लोग टैक्स देते ही नहीं है, बहुत कम टैक्स देते हैं, ठीक है। ये लोग अपनी इनकम छुपा लेते हैं। अब होना तो क्या चाहिए? जो भी कंट्री, अब देख लो डेवलप्ड कंट्री देख लो ना, उनका टैक्सेशन का रेशो बहुत अच्छा होता है। हमारा जस्ट 11% है GDP का रेशो। अब क्या होता है? टैक्स बेसिकली आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि देखो भाई हुकूमत ने एक रूल सेट कर दिया कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी पे है पर मंथ लेट्स सपोज 1 लाख रुपीज़, जिसकी भी इससे ऊपर होगी वो देगा आपको टैक्स हुकूमत को, ठीक है। लोग डिक्लेयर ही नहीं करते, ठीक है। अब ये क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स से क्या होता है कि आप जिसकी पे से ऊपर होगी ना, उसमें एक पोर्शन हुकूमत अपने पास रख लेगी। अब जब लोग अपने एहसास से अपनी सारी चीज़ें, क्योंकि देखो सिर्फ पे पे टैक्स नहीं होता है, जो आपके पास एसेट्स हैं, जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब पे टैक्स लागू होता है, ठीक है। तो जो भी बंदा अपने एहसास से डिक्लेयर नहीं करेगा, एसेट्स डिक्लेयर नहीं करेगा, तो क्या होगा? फिर डायरेक्ट टैक्स आप उस पर नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो ना इनकम पे टैक्स लग रहा है, ना डायरेक्ट टैक्स प्रॉपर्टी वगैरह पे लग रहा है। तो फिर क्या करती है? फिर हुकूमत रुख करती है इनडायरेक्ट टैक्स का।
इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि यार देखो, आप जो भी चीज़ें खरीदने जा रहे हो ना मार्केट में, उन सब पे टैक्स लगा होता है। फॉर एग्जांपल आप होटल में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने, जब आपको वहाँ पे बिल आएगा ना, तो वहाँ पे जो GST 17% है ना, ये क्या है? ये बेसिकली टैक्स है जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। इसको आप बोलते हो इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये क्या? ये गरीब पे भी लगता है, अमीर पे भी लगता है। कोई भी बंदा होटल में खाना खाना जाएगा, बेशक वो अमीर हो गरीब, दोनों 17% GST भरेंगे। अब होना जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे मॉडल है कि आप फोकस करते हो डायरेक्ट टैक्स को। आप जो एक अमीर क्लास है ना, आपकी जो रिच क्लास है सोसाइटी की, आप उनको ज़्यादा टैक्स करते हो, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स से आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग छुपाते हैं, ठीक है, एसेट्स क्लियर नहीं करते, अब उनकी इनकम इतनी सारा कुछ वो कर देते हैं, तो उससे आप टैक्स उतना जनरेट नहीं कर पा रहे होते, तो फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ जाते हो, ठीक है। तो इसमें फिर दोनों रगड़े जाते हैं, अमीर तो रगड़ते जाते हैं, लेकिन गरीब को बेचारे को ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। लेकिन जो आइडियल सिचुएशन है उसमें क्या है? उसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि हमारे एग्रीकल्चर में कोई टैक्स नहीं है हमारा, ठीक है। अब देखो हमारे 20% हमारी जो GDP है ना, उसका GDP वो एग्रीकल्चर से आ रही है, ठीक है। और थिंक अराउंड 50 to 60% जो हमारी लेबर फोर्स है वो भी एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, मुंसलिक है। तो आप बेशक लेबर पे टैक्स ना लगाओ या कुछ भी, लेकिन जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो वडेरे जिनको बोलते हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उन पे तो टैक्स करो, लगाओ, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। तो एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो आपकी जो टैक्सेशन है वो बहुत नैरो है, लिमिटेड है, तो उससे आप इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे होते हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या वजह है? देखो इतने बड़े बड़े रिटेलर, जो छोटी मोटी शॉप्स होती हैं रिटेलर्स की, ये टैक्स में नहीं आ रही हैं, टैक्स से बाहर हैं, ठीक है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको पता होगा डिफरेंट अकेडमीज, स्कूल्स खुल गई हैं, तो एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी आप कह लो कि ना इंडस्ट्री बन गई है, एजुकेशनल इंडस्ट्री। इस तरह से डिफरेंट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स खुल गए हैं, वो सारे आपके पास रजिस्टर्ड नहीं है, वो सारे टैक्स उसमें नहीं है, तो उनको आपको टैक्स के पूरे बेस में लाना पड़ेगा। वो टैक्स बेस में नहीं है अभी, उनको आप लाओगे तो आपके पास रेवेन्यू बढ़ेगा ना। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, डिफरेंट छोटे मोटे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आओ, ठीक है। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनको लेकर आओ। अब ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं ये तो हैं इंक्लूडेड, लेकिन जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं हैं, तो इनको भी आपको टैक्स बेस के अंदर लेकर आना पड़ेगा। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, कि ये की कैसे वजह है हमारे बजट डेफिसिट की। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि कैसे जो आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है आपके बजट डेफिसिट का। ये ऐसे रिस्पॉन्सिबल है कि वी आर नॉट जनरेटिंग इनफ रेवेन्यूज़, ठीक है। हम उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे जितना जनरेट करना चाहिए, क्योंकि देखो हमारा अभी जो टैक्स टू GDP रेशियो है दैट इज अराउंड 11%, लेकिन अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको बढ़ना चाहिए, तकरीबन 26% तक हमारे पास पोटेंशियल है। इसमें स्ट्रक्चरल इश्यूज़ भी हैं, FBR का भी मसला है, और भी हज़ारों मसले हैं। तो वो सारे मसलों को अगर आप टैकल करोगे तो आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सो इस वजह से क्योंकि हम इनफ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए भी हमें खसारा हो रहा है बजट डेफिसिट का, ठीक है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। अब वो क्या मसला है कि हमारी इंडस्ट्रीज़, देखो हमारी इंडस्ट्रीज़ बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ में। एक आपके पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अब हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसे बजट डेफिसिट में हिस्सा बना रही हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहला है कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी हमें इंपोर्ट्स चाहिए। अगर हमने टेक्सटाइल के कुछ गुड्स बेचनी हैं, ठीक है, तो उसको पहले हमें बनाना पड़ेगा उन गुड्स को। अब वो गुड्स ऑटोमेटिकली तो नहीं बनेंगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक इंडस्ट्री से, एक मशीन के थ्रू गुजारना पड़ेगा, पूरा उस पर प्रोसेस होगा। अब वो मशीन्स कहाँ से आती हैं? वो हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। जब वो मशीन से हम इंपोर्ट करेंगे, वो गुड्स बनाएंगे, जब वो गुड्स जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली वो गुड्स महंगी होंगी एज़ कम्पेयर टू द गुड्स जो अगर बनी हो उन मशीन से जो हमने खुद बनाई हो, ठीक है। तो इसलिए भी जो हमारी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारी इंडस्ट्रीज़ एक वजह है कि हम इतनी बढ़ा नहीं पा रहे, ठीक है। दूसरा, हमारा नो अकेडमी या इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, हमारी लिंकेजेस नहीं हैं। देखो हमारी इंडस्ट्रीज़ का बुरा हाल हुआ पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज़ का बुरा हाल हुआ पड़ा है। अब अगर आप बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओ ना, तो वहाँ पे इंटर्नशिप्स और ये सारी चीज़ें बहुत मैंडेटरी होती हैं। आप जाते हो अपने बैचलर्स में या अपने मास्टर्स की डिग्री के दौरान, आप जाके किसी इंडस्ट्री में जाते हो, वहाँ पे काम करते हो, ठीक है, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो उस इंडस्ट्रीज़ को। इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू डू दैट। लेकिन इन आवर कंट्री ऐसा नहीं है। बस आपको पता है कि
हमारे यहाँ पे तो इंटर्नशिप्स का छोड़ दो, इवन जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है वो भी बस घुमा फिरा के चल जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई हमारी इंडस्ट्रीज बहुत वीक हैं, ठीक है, इतनी स्ट्रांग नहीं है वो। जब हमारी इंडस्ट्रीज अच्छी नहीं परफॉर्म करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपका कंट्री उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा। सेकेंडली हमारा एग्रीकल्चर ये एक बहुत बड़ा मसला है। देखो एग्रीकल्चर में क्या इशू है हमारे लिए, सबसे बड़ा एग्रीकल्चर में इशू यह है कि हम एक ट्रेडिशनल मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वही पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ कर रहे हैं जो आज से 100 साल पहले भी शायद इस्तेमाल होते होंगे, ठीक है। लोग आजकल क्या हैं, लोग भाई ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं और पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, ड्रिपिंग और पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं आजकल तो हमको चाहिए कि हम जो हैं उनसे वो टेक्नोलॉजीज़ इम्प्लीमेंट करें अपने यहाँ पर। अब इसमें एक और मसला क्या है, इसमें मसला एक ये है कि एक तो हमारे पास ऐसी रिसर्च नहीं, ऐसी इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहाँ पे रिसर्च कर सकें। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है। सिर्फ फैसलाबाद में है एक अयूब रिसर्च समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे रिसर्च होती है हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और कहीं पर नहीं होती, ठीक है। एक ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरा जो हमारी पॉपुलेशन है, जो मोस्टली जो हमारे बेचारे फार्मर्स हैं वो इतने टेक सेवी नहीं है, ठीक है, उनको इतनी टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है, तो उनको आप बताओगे भी तो वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में, सही है। तो हम जो है ना वो उतनी गुड्स, इतनी यील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इशू हमारी जो है, पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है और एग्रेरियन कंट्री में वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी यील्ड के लिए। हमारे यहाँ पर वाटर क्राइसिस का बहुत बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है वाटर क्राइसिस का, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह वाटर के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लो कि वाटर का बहुत इशू है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो ये इशू और ज़्यादा एक्साजर्बेट हो गया है, ठीक है। फिर कमर्शलाइजेशन, जो वडेरे हैं बड़ी बड़ी क्या कर रहे हैं, वो ज़मीनें जहाँ पर एग्रीकल्चर, जहाँ पे यील्ड होती थी, अब उन्होंने वहाँ पर कमर्शलाइज कर दिया। वहाँ पे डिफरेंट आप कह लो कि घर बना दिए हैं, रेस्टोरेंट्स बना दिए हैं, होटल्स बना दिए हैं, बिल्डिंग्स बना दिए हैं, तो आपके पास उससे भी एग्रीकल्चर कम हो गया है। फिर सेम ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो उससे क्या होगा, आपको पता है कि ना बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, तो इससे भी आपकी जो यील्ड है वो बहुत मुतासर होती है। और लास्ट में वही है कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई रिसर्च में हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च कम करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं ना इन चीज़ों में, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर में, तो हमें उस पर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी इंडस्ट्री से लिहाज, वो है सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। अब देखो होता क्या है कि पहले तो सिर्फ ट्रेड्स ऑफ गुड्स होती थी ना, ट्रेड्स ऑफ गुड्स वगैरह कि आप गुड्स को बेचते हो। अभी वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर आया है आपके पास अब सर्विसेज की ट्रेड भी हो रही है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात देखो, जैसे ऊबर है, बाकी जैसे सॉफ्टवेयर्स हो गए, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये अब आ गया है आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको आप कहते हो सास, सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसको कहते हो आप, ठीक है। सास बोलते हो उसको, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि आप सॉफ्टवेयर को बेच रहे हो किसी को एज अ सर्विस के तौर पे, ठीक है। तो ये इसमें भी हम बहुत पीछे हैं अभी। अब देख लो फेसबुक, गूगल, ये सारी जो कंपनीज हैं इनका 100+ बिलियन डॉलर्स का जो है ना इनपुट है यूएस की इकोनॉमी में। उसके बरक्स अगर हम अपनी बात करें, हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा खास। ऑल्दो हमने फोकस किया है सर्विस सेक्टर पे अभी रिसेंट टाइम्स में, लेकिन स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड। तो अगेन इसके लिए भी वही सोल्यूशन है कि वी नीड टू इन्वेस्ट इन अवर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, IT में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए आई थिंक बहुत अच्छे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए थे लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसमें, कि यूथ के लिए आपको पता होगा प्रेसिडेंट की कोई एक स्कीम थी कि जिसके थ्रू ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बाकी चीज़ें सिखा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें सर्विसेज को बढ़ाना पड़ेगा। आजकल पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है, वो है फ्रीलांसिंग की, ठीक है। हम फ्रीलांसिंग में काफ़ी आगे हैं, तो हमें यूथ को इंगेज करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग कैसे आएगी, वो ट्रेनिंग आप उनको दोगे एक मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, मतलब सर्टिफिकेशन करवा दो उनको कोई, ठीक है, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स हो गया, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। ये तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो बहुत ही एक मतलब पुरानी चीज़ होगी, अब आपके पास डेटा साइंस और बहुत कुछ आ चुका है, तो आप उसमें अपने यूथ को इंगेज करवाओ, ठीक है। इससे ही आपकी सर्विस इंडस्ट्री बढ़ेगी और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। सिंस अवर 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लेस दैन 30 ईयर्स, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमें इसको अवेल करना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे बजट डेफिसिट का। यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा है और आप कह लो कि यहाँ पर जो है लॉसेज हैं, खसारे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे इश्यूज़ हैं हमारे इकोनॉमी के। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इशू है वो है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, कि आधी से तकरीबन आधी इकोनॉमी जो है ना हमारे मुल्क की वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब रजिस्टर्ड नहीं होगा तो नहीं पता होगा हमें कि पैसे कहाँ से आए कहाँ गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हूँ इस्लामाबाद में, एक बंदा है कराची में, ठीक है, मेरा कोई जानने वाला, उसको मैं कहता हूँ कि यार मैंने ना यहाँ पे शॉप खोलनी है, एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप जो ना मुझे आप मुझे भेज दो भाई यहाँ से पैसे, यहाँ से मुझे आप चीज़ें भेज दो जो मैं यहाँ पे दुकान में लगाऊंगा, और यहाँ पे मेरा दोस्त है वो आपको पे कर देगा। तो यहाँ पे बैंकिंग चैनल भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया। तो हमारा बहुत सारा जो छोटा मोटा बिज़नेस है ना, जो रिटेलर्स की शॉप्स हो गई और बाकी चीज़ें, वो अनडॉक्यूमेंटेड है, उसमें बैंकिंग चैनल इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उनको रेगुलेट नहीं कर सकते, हम उन पर नज़र नहीं रख सकते, वही हम उन पर चेक नहीं रख सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें वही आ जाता है आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह वगैरह। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो ये हमारे कल्चर का हिस्सा भी है कि जो हमारे घर की ख़वातीन होती हैं मोस्टली, वो गोल्ड वगैरह मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेके चलती हैं, वो कि हमारा ख़ानदानी सोना है एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, वो भी अनडॉक्यूमेंटेड है। तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, सही है। तो इस वजह से जो है ना ये भी आपके पास मसला है इकोनॉमी का। और इश्यूज़ क्या हैं, करप्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी आप इकोनॉमी पे इशू पड़ता है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा मसला है, तकरीबन हर ईयर $10 बिलियन पाकिस्तान से बाहर लेके जाते हैं फ्रॉडलेंट्स, ठीक है, तकरीबन $10 बिलियन एवरी ईयर। ये FBR की रिपोर्ट है, सॉरी FIA की, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में है तकरीबन $10 बिलियन की है, तो हर साल $10 बिलियन पाकिस्तान से बाहर लेके जाते हैं स्विस अकाउंट्स में एंड अदर्स, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इशू क्या है, वो है कि वी कंज्यूम मोर एंड सेव लेस। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। हमारी जो सेविंग रेट है हमारे कंट्री का, इट इज़ होवरिंग अराउंड 15%। उसके बरक्स चाइना का है 50%। सेव करने की सलाहियत कहते हैं इसको। पैसा कितना बचा रहे हो आप। देखो अगर आपने कोई नया काम शुरू करना है, कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करोगे, तो उसमें आप उसके लिए इंडस्ट्री बनाओगे, ठीक है, वो फिर इवेंचुअली जाके आपकी कंट्री के जीडीपी में वो काम देगी ना, जीडीपी को बेहतर करेगी, ठीक है। अब अगर एक कंट्री है जहाँ पे इसकी जो पॉपुलेशन है वो 50% सेव कर रही है, तो ऑफकोर्स वो जब इन्वेस्ट करेगी तो उससे आपके पास क्या होगा, जीडीपी कंट्री की बढ़ेगी। उसके बाद एक कंट्री है वो सिर्फ 14% सेव कर रही है, तो वो इंडस्ट्रीज नहीं इरेक्ट कर सकती। जब वो इंडस्ट्रीज खड़ी नहीं करेगी तो जीडीपी को भी नहीं बढ़ा सकेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है हमारी, जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती, कि हम जो हैं वी कंज्यूम मोर एंड सेव लेस, ठीक है। फिर एक बहुत बड़ा इशू हमारे साथ रहा है टेररिज्म का, कि तकरीबन हमारी 30% इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो शिफ्ट कर दी गई थी, यहाँ से चली गई, कुछ बांग्लादेश में गई, ठीक है, स्पेशली टेक्सटाइल की, कुछ आसियान कंट्रीज़ में गई। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, इसका डायरेक्ट आपका इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के साथ, इस पर आप खुद लिख सकते हो। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक हम 115 के अराउंड अबाउट के यहाँ पर कहीं पर फॉल करते हैं, ठीक है, कि हमारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज कोई एक फॉरेन इन्वेस्टर है, वो आके आपके कंट्री में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कितने इजीली उसको आप अलाउ कर दोगे इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर मसले बहुत हैं, हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का बहुत मसला है, ठीक है, फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इस वजह से इस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत बड़ा एक इशू है हमारे मुल्क के लिए, ठीक है। इसका नंबर देख लेना कि पाकिस्तान कहाँ पे रैंक करता है इसमें, ठीक हो गया। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जब मुश्किल होगा तो आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको FDI बोलते हो, वो नहीं होगी। जब FDI नहीं होगी तो आपकी GDP में वो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ये सारे थे मसले, इसमें और भी बेशुमार इश्यूज़ हैं, वो आप कहीं से पढ़ के इसमें ऐड कर लेना। मेरा पॉइंट आपको सिर्फ ये पॉइंट समझाना था। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस की, कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए या फिर पाकिस्तानी हुकूमत को क्या करना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन FBR, कि FBR में आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। FBR मेन इदारा है आपके
टैक्स कलेक्ट करने का, रेवेन्यू जनरेट करने का, ठीक है। तो आपको उसमें वहाँ पे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी FBR ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था जो इम्प्लीमेंट हुआ है जुलाई 2021 से, उसको आप बोलते हो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, लेकिन हमें और भी काम करने की ज़रूरत है। अब ये इम्प्लीमेंट हुआ है आई थिंक शुगर इंडस्ट्रीज़ पे, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, उन पे, तो ये एक अच्छी चीज़ है हमें, लेकिन इसको अभी और भी बनाना होगा। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, उन सबको भी वहाँ पर भी ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरह से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन द प्रोडक्शन सेक्टर। हमें अपने प्रोडक्शन सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि हम प्रोडक्ट कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो अब हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा कि हम इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करें, ठीक है। जैसे हमने टेक्सटाइल पे फोकस किया है अभी, और तो फिस्कल ईयर 1920 में हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स थी टेक्सटाइल की वो तकरीबन $20 बिलियन थी। अभी फिस्कल ईयर 21-22 में क्या है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वी वुड क्रॉस $20 बिलियन, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि हमने इसमें प्रोडक्शन जो है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको कम किया, हमने प्रोडक्शन एरिया पे फोकस किया है, एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू। और हमें इसी चीज़ को बाकी इंडस्ट्रीज़ पर भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद रजिस्टर्ड दी एंड रजिस्टर्ड इकोनॉमी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको रजिस्टर्ड इकोनॉमी को, इसमें स्पेशली जो आपके पास रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनको रजिस्टर कर दो, ठीक है। फिर इन्वेस्ट इन R&D, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देयर इज़ नो वे आउट, कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता। अभी देखो जो ट्रेड वॉर हुई थी वो क्यों हुई थी, वो इसलिए हुई थी US और चाइना के दरमियान कि इनका जो ट्रेड डेफिसिट था वो बहुत बढ़ गया था। चाइना जो ट्रेड था US और चाइना का, इट वाज इन हाईली फेवर ऑफ चाइना, तकरीबन कोई $400 बिलियन के फेवर में था चाइना के पास ट्रेड, ठीक है। कि यानी कि US जो था वो तकरीबन $400 बिलियन की चीज़ें चाइना से ज़्यादा ख़रीद रहा था। तो अब ये ट्रेड हो रहा था। अब US ने क्या किया, US ने कहा कि मैं इसको काउंटर करूंगा। अब जब US ने इसके बारे में पढ़ा, एनालाइज किया, और वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स ने, तो उन्होंने ये चीज़ मतलब डिडक्ट की, यहाँ से डिड्यूस की कि यार हमारी वजह ये है कि हम चाइना से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए कि चाइना की जो है ना जो प्राइस और क्वालिटी, वो 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइस रिलेटिवली चीपर है, उनकी क्वालिटी तकरीबन सेम ही है। तो उन्होंने क्या किया, अभी एक बिल है जिसका नाम है कम्पीट, ये जो डेमोक्रेट्स हैं इन्होंने कम्पीट, जो बाइडन साहब है ना, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन वो बिल उन्होंने पास किया है। उसका मतलब यही था कि हम, इस बिल का नाम है कम्पीट, इसके बारे में पढ़ लेना। इसका प्राइमरीली फोकस ये था कि हम अपने R&D पे फोकस करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। और हम ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिससे हम जो चाइना को एक कम्पिटिटिव एज है हमारी मार्केट पे, उसको ख़त्म कर सकें। इसके लिए इन्होंने तकरीबन $56 बिलियन एलोकेट किए हैं R&D के लिए, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमें भी अपने R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, वही अगर हम R&D में इन्वेस्ट करेंगे, मशीन्स बनाएंगे, तो हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या फिर फाइनल प्रोडक्ट्स बना सकेंगे, जिससे रेवेन्यू हम ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है मोबाइल असेंबलिंग की, ठीक है। कि जैसे पाकिस्तान का इरादा है कि बाय 2025 हम कोई भी मोबाइल इंपोर्ट नहीं करेंगे बाहर से, रेदर वी विल एक्सपोर्ट फ़ोन्स। अभी आपको पता होगा सैमसंग ने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे असेंबलिंग करना, ठीक है। शाओमी है एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये अंडर CPEC हो रहा है, लेकिन स्टिल इट्स अ गुड साइन फॉर अस। फिर यूथ बल, ये एक बहुत बड़ा एसेट है, हम इनकी ट्रेनिंग करें, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है कि देखो, अब हमारे जो गवर्नमेंट है इसके पास इस टाइम पे पैसे इतने नहीं हैं, वो कहीं पे खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन वो ये काम कर सकती है कि वो लेट्स सपोज बोले कि ये कोई एक, जैसे वो था इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, समथिंग लाइक दैट, या 5 मिलियन होम्स बनाएंगे, कुछ इस तरह का। अब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है। उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये है कि हम आपको ज़मीन वगैरह दे देंगे सस्ते रेट पे, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज को कह रहे हैं वो कि हम आपको ज़मीन वगैरह दे देंगे सस्ते रेट पे, अब वहाँ पर घर बनाएं, ठीक है। अब वहाँ पर घर बनाएं, और जो भी आपको चीज़ें चाहिए होंगी हुकूमत से, हुकूमत आपको वो सस्ते में प्रोवाइड कर देगी। अब वहाँ पर घर बनाएं, लेट्स सपोज एक घर बनता है वहाँ पर आपके 25 लाख का, ठीक है।
वैसे घर बनना था, अगर हुकूमत उनको कंसेशन ना देती तो वो बनती 50 लाख का, अब वो घर बन रहा है 25 लाख का, सस्ते में घर बन गया। तो अब इस तरह आप वो घर आगे सेल कर दे तो आपको भी प्रॉफिट हो जाएगा, कंपनी को भी, और हुकूमत को भी प्रॉफिट होगा, इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा। अब हुकूमत को कैसे फ़ायदा होगा और कैसे, कि देखो जब ये घर बनाना शुरू करेंगे तो घर के साथ क्या होता है, आज ऑलमोस्ट 80 इंडस्ट्रीज़ और भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, पंखा, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, वाटर, पता नहीं क्या क्या, तो वो सारी इंडस्ट्रीज़ इनके साथ जुड़ी हुई हैं, ये सारा कुछ। तो ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। पब्लिक क्या करेगी, हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत उनको स्पेस देगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को जगह देगी, कंसेशंस प्रोवाइड करेंगे, वो सस्ते दामों में घर बनाएंगे, फिर उसको सेल करेंगे, तो उनके पास भी पैसे आ जाएंगे, ठीक है, और जो आम आदमी है वो भी इजीली सस्ते दामों में घर खरीद सकेगा। और साथ साथ जो डिफरेंट और जो अदर रिलेटेड कंपनीज़ हैं वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी, तो इवेंचुअली क्या होगा, मुल्क की इकोनॉमी बढ़ेगी। कैसे कि लोग यहाँ जब कंपनीज़ यहाँ पे काम करेंगी तो उनको वर्कर्स चाहिए होंगे, वो वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, तो लोग भी फिर टैक्स नेट में आएंगे, टैक्स बेस में आएंगे, वो टैक्स देंगे, कंपनीज टैक्स देंगी, और भी बहुत चीज़ें होंगी। तो देखो आपकी इवेंचुअली आपकी इकोनॉमी फिर बढ़ेगी, ठीक है। एक और उसके बाद है सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन सब में। कैसे हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सीपैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, पाकिस्तान में नॉन सोशो इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, पाकिस्तान की पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, पाकिस्तान में अब मोबाइल की असम्बलिंग स्टार्ट हो गई है। जब मोबाइल की असम्बलिंग स्टार्ट होगी तो फिर इवेंचुअली हम एक्सपोर्ट करेंगे फ़ोन्स, तो उससे भी पैसे आएंगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। इससे सीपैक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो हमें उसको अवेल करना पड़ेगा। फिर हमारे पास टूरिज़्म इंडस्ट्री, अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अक्सर हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते, कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मतलब समझ लो सोना है टूरिज़्म का। आपको पता है तुर्की तकरीबन आई थिंक $40 बिलियन पर ईयर कमाता है टूरिज़्म से। इजिप्ट का था अराउंड $20 बिलियन या $22 बिलियन, समथिंग लाइक दैट। इन नंबर्स को वेरीफाई कर लेना। पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट, पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है $44 बिलियन का, कि पाकिस्तान इतना कमा सकता है टूरिज़्म से पर ईयर। तो ये बहुत बड़ा हमारे पास एक रिसोर्स है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ज़ाया कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इस पर काम करेंगे तो ही हम अपनी टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए क्या हो सकता है, जैसे जो डिफरेंट आप कह लो कि व्लॉगर्स वगैरह बाहर से आए थे, ठीक है, वो आज उन्होंने पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट तो किया है, लेकिन अब हमें इस पर कैपिटलाइज करना पड़ेगा। हम खुद डिफरेंट कंट्रीज़ में, EU वगैरह में लोगों को वहाँ पर सेमिनार्स कराएं, सेशंस कराएं, इस तरह बताएं पाकिस्तान के बारे में, और लोगों को अट्रैक्ट करें, आएँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ करनी चाहिएगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ रिकमेंडेशंस में स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के लिए है, वो है प्राइवेटाइजेशन। क्या करो आप कि आप जो है ना, जो आपकी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं, फॉर एग्जांपल PIA हो गया या फिर पाकिस्तान रेलवे हो गया, अब इनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाओ, प्राइवेटाइज़ करा दो। अब वो क्या होगा, जब प्राइवेटाइज़ कराओगे आप, जो भी कंपनी खरीदेगी वो PIA के बदले में आपको कुछ पैसे देगी, सम बिलियंस, 50 बिलियन, 100 बिलियंस कुछ भी देगी, ठीक है। तो उससे आपको फ़ायदा होगा। फिर जब वो कंपनी यहाँ पर आएगी तो ऑफकोर्स वो PIA को जब चलाएगी तो उसका फोकस तो प्राइमरीली यही होगा ना कि यार मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है, मुझे प्रॉफिट बनाना है इस कंपनी से। जब वो प्रॉफिट बनाएगी तो उससे भी आपकी GDP को फ़ायदा होगा, पैसे आएंगे, ठीक है। वो फिर जब वो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को हायर करेगी तो इससे आपको पैसे मिलेंगे, वो एम्प्लॉयज़ आएंगे, टैक्स देंगे, ठीक है, आपका मुल्क का पहिया चलेगा। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, जो लोग यहाँ पर, अब देखो जब आप नई हायरिंग करते हो किसी भी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो लोग फिर आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती हैं हुकूमत की। सारी ज़िंदगी आप उनको पे भी करोगे, पेंशन्स भी दोगे, सारा कुछ। तो ये पेंशन्स वाला रोला भी आपके सर से उतर जाएगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ये भी उस कंपनी की ज़िम्मेदारी, ठीक है। तो इस ऑफ रोडिंग से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है जो लोग अक्सर कहते हैं कि लेट्स सपोज अपने पाकिस्तान रेलवे जो है वो प्राइवेटाइज कर दी। अभी क्या होता है, अभी आई थिंक लोग 500 में या 200-300 रुपये में इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच जाते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन कर दे तो ये किराए बढ़ा देंगे, ठीक है।
फेयर वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोकल आदमी तो नहीं कर सकते इसको सफ़र, मतलब इस पर बेयर नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। तो ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा रोक रही है प्राइवेटाइजेशन को। तो इस पर आप कोई ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आओ, या जब आप कंपनी को सेल कर रहे हो तो आप कुछ ऐसा एग्रीमेंट करो उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ कि यार जो भी बंदा इस स्ट्राटा का होगा सोसाइटी के, या फिर जो इतना होगा उसको आप इतना किराया, उससे इतना फेयर ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। कुछ इस तरह करके आप कर सकते हो इस चीज़ को हैंडल, ठीक है। उसके अलावा एक और इशू पता क्या है जो सबसे बड़ा उसको रोक रहा है, वो ये है कि जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस पे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जो टॉप ब्रैस है यहाँ की, वो वहाँ पे टेक्नोक्रेट्स नहीं है, वो ऐसे लोग नहीं बैठे जिनको इस चीज़ों के बारे में इल्म हो, रेदर वो पॉलिटिशियंस बैठे हैं। अब अगर आपने देखो रेलवे दे दिया, अगर आपने रेलवे दे दिया है साद रफ़ीक साहब को या शेख रशीद साहब को, तो उनको क्या पता रेलवे के बारे में इतना, ठीक है। तो ये नीड, आप चाहते हो कि अब आपके पास टेक्नोक्रेट्स हों जिनको आइडिया हो चीज़ों को, जो टेक्निकली इन चीज़ों को जानते हैं। जब आप उनको ऊपर बिठाओगे तो ऑफ कोर्स उनके नीचे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी एज़ कम्पेयर टू द पीपल रेदर पॉलिटिशियंस। अगर आप पॉलिटिशियंस को बिठाओगे तो फिर आप समझो कि काम हो गया, ठीक है। और पाकिस्तान हार्ड कंट्री जो बुक है उसमें ये लिखा भी हुआ है कि जब भी कोई पॉलिटिशियन हमारे यहाँ पर आता है तो वो बहुत सारे वादे करके आता है, ठीक है। अब कोई एक बंदा आया है, वो बैठ गया, उसने वादा किया है पहले से ही अपनी फैमिली में आगे पीछे जो वोटर्स हैं उनके साथ कि भाई मैं आपको ना 500 नौकरियाँ दूंगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब वो यही होता है, फिर जब वो आता है हुकूमत में तो वो बंदा बेशक काबिल है, पढ़ा लिखा है नहीं है, उसको आपने नौकरी देनी ही देनी है। तो इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली क्या होगा, इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली ये होगा कि जो स्टेट ओन इंटरप्राइज है वो गई नीचे, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस। तो इसके लिए क्या करो, आप पॉलिटिशियंस को हटाओ, टेक्नोक्रेट्स को बिठा दो। आपकी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, वो PIE को आई थिंक एक साल पहले ना हमने PIE की जो ऊपर बंदा बिठाया था, आई थिंक ही वॉज रिटायर्ड, वो कोई एयरफोर्स का रिटायर्ड था, आई थिंक अरशद नाम से शायद उनका, जिनका नाम भूल गया। सो जैसे उनको बिठाया तो आई थिंक जितना जो हमें लॉस हो रहा था पर एनम का, वो आई थिंक 50% कम हो गया था, बिकॉज दैट गाय हैड सम आइडिया, ठीक है। उनको हमने PIE का हेड बना दिया था तो उससे कुछ फ़ायदा हुआ था हमें। सो ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमें भाई पॉलिटिशियंस की जगह पर टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत है। या तो ये कर दो, टेक्नोक्रेट्स को ले आओ, या फिर आप उसको पूरा का पूरा सेल कर दो, प्राइवेटाइज कर दो। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में दो मसले हैं, एक जो गरीब आवाम है उस बेचारी का क्या होगा, दूसरा देखो ट्रेड यूनियंस बनी हुई हैं, वो क्या कहते हैं, वो रोकते हैं फिर इस चीज़ को, हुकूमत के फैसले को रोकते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई नहीं। अब वो ट्रेड यूनियंस का बेसिकली काम क्या है, वो यही कहते हैं कि भाई लोगों का जो गरीब वर्कर्स है उनका भला हो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो गरीब वर्कर्स का भला होना तो नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं, और इवेंचुअली उससे फिर जो आपकी SOE है वो उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं, इस पे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई होंगी, बहुत सी चीज़ें जो आपको पता होंगी ऑलरेडी, लेकिन कुछ चीज़ें आई होप आपको नहीं समझ आई होंगी। और अगर कोई मैंने जल्दी में बोलते हुए गलती कर दी होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।